Hello friends, in this video we are going to discuss about the application of OMC. OMC means organometallic compound. ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है ऑलरेडी कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या, जहाँ कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनता है और कार्बन किसका होना चाहिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन होना चाहिए। तो दोज कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ओके, तो इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, कैटालिटिकल एप्लीकेशन है, मेडिसिनल एप्लीकेशन है, सिंथेटिक एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन है ओएमसी की। ओएमसी में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को आई विल से ओएमसी, ओके, इन शॉर्ट। So from this video we will discuss about applications of OMC. First we will discuss about catalytical application. So for that understanding we have to understand the catalyst. What is catalyst, क्या होता है catalyst, process क्या है, catalyst में कौन कौन सी property होती है, वो सारी की सारी चीजें we have to understand. So what is the catalysis process? Catalysis process क्या? It is a process by which the rate of reaction is influenced by the addition of catalyst is known as catalytical process. यानी कि कोई भी रिएक्शन चल रही है, सपोज ए प्लस बी कोई रिएक्शन चल रही है, इसमें मैंने कोई सी कैटालिस्ट डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टिव होगा, इन्फ्लुएंस, राइट। So a process in which the rate of reaction is influenced by the addition of catalyst, that is known as catalysis process. Now what is catalyst? यानी कि catalyst होता क्या है? So catalyst की कुछ property है, कुछ compounds को catalyst की category में रखते हैं because of their some properties, specific properties. So वो specific properties क्या क्या है कि catalyst जो होते हैं वो they don't involve or don't undergo in a permanent chemical change during reaction. जैसे ये रिएक्शन ले लीजिए, A प्लस बी है, इसमें कोई सी कैटालिस्ट डाला तो पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद भी जो सी होगा ये कोई केमिकल चेंज में नहीं जाएगा, इसका कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, यानी कि ये एज इट इज बना रहता है। ये जस्ट क्या करता है, रिएक्शंस को असिस्ट करता है, राइट। तो इट डजंट अंडरगो ए परमानेंट केमिकल चेंज। परमानेंट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परली इसमें केमिकल चेंज आता है। टेम्परली केमिकल चेंज मतलब क्या हुआ कि ये किसी रिएक्टेंट के साथ एसोसिएट हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, और फर्स्ट में सी के साथ एसोसिएट हुआ, उसके बाद इसने इसको इंसिस्ट किया बी को कि ए के साथ फटाफट बॉन्ड बना लें, तो एट द एंड ए बी एक कंपाउंड बन गया प्लस सी अलग हो गया, यानी कि सी जो है परमानेंट केमिकल चेंज में नहीं जा रहा, टेम्पररी केमिकल चेंज में जा रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट चेंजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शंस विदाउट बीइंग यूज्ड अब इन द रिएक्शन के अंदर मतलब केमिकल परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होता है, तो ये क्या करता है, रिएक्शंस की स्पीड को अफेक्ट करता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो डिक्रीज कर देगा। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। A small quantity of catalyst is sufficient to bring about a large extent of the reactions. यानी कि कोई रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस में जो क्वांटिटी ली हुई है रिएक्टेंट्स की वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी एक छोटी सी क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में कैटलिस्ट कैन बी सफिशिएंट। A catalyst doesn't alter the position of equilibrium in reversible reaction. कैटलिस्ट क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अल्टर नहीं कर सकता। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है उसमें कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन चल रही है, सपोज ओके ए से बी में कोई रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम में, ओके, तो ए से बी में कैटलिस्ट कन्वर्ट कर सकता है, बट ये इसको अल्टर नहीं कर पाएगा। ओके, ए के साथ अपन ने कैटलिस्ट मिला दिया, ये बी प्रोडक्ट बन गया, अब बी को ए में कन्वर्ट करना है तो वापस कैटलिस्ट इसको अल्टर नहीं कर पाएगा। तो इट इज अ स्पेसिफिक नेचर। ए कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर एंड कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता लेकिन उसका स्पेसिफिक नेचर होता है। द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय सब्सटेंसेस नोन एज प्रोमोटर्स एंड डिक्रीज्ड बाय कैटालिटिकल पॉइजन्स। ओके, तो कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड अप करता है, रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करता है, चेंज कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है। लेकिन अगर कैटलिस्ट के साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस अपन ऐड करें जो कि उस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, प्रोमोटर्स उनको क्या कहते हैं, प्रोमोटर, वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रमोट मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे और फास्ट कर देंगे।
अगर उन्हीं कैटलिस्ट के साथ अपन कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करें जो उसको रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, तो उनको क्या कहते हैं, कैटालिटिक पॉइजन, यानी कि उनके कैटालिक वो जो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। अगर प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं तो प्रोमोटर्स, अगर डिक्रीज कर देते हैं पॉइजन्स। ए कैटलिस्ट डजंट अल्टर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट का जो नेचर है, प्रोडक्ट सपोज लिक्विड है या फिजिकल स्टेट कोई भी हुई, फिजिकल स्टेट सॉलिड हुई, लिक्विड हुई, गैस हुई, या उसका जो केमिकल नेचर है उसको वो चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के नेचर को चेंज नहीं कर सकता। तो ये कुछ बेसिक चीज थी अबाउट, बेसिक थिंग्स अबाउट कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो दीज वर सम पॉइंट्स कंसिडर्ड फॉर ए कैटलिस्ट। ओके, नाउ हाउ कैन वी क्लासिफाई द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को अपन किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा। So on the basis of nature, we can classify the catalyst, two type of catalyst on the basis of nature. First is positive catalyst, second is negative catalyst. Positive मतलब अगर कोई catalyst है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई कैटलिस्ट है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आयरन एक्ट एज कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है कि H2 प्लस N2 मिलके क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। ओके, तो इसमें आयरन के कंटेनर में इनको लिया जाता है। तो आयरन क्या करता है, कैटलिस्ट वर्क करता है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। सो दैट्स व्हाई ये क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। सिमिलरली नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होता है कि इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। एग्जांपल क्या है, जैसे इथेनॉल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉस्जिन गैस। सो क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3, ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फॉस्जिन गैस में बनाता है COCl2। ओके, अगर इसमें अगर थोड़ा सा अपन इथेनॉल ऐड कर देते हैं, इथेनॉल, तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। मतलब इथेनॉल जो होगा वो एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके, so these are two types of catalyst on the basis of nature. Now on the basis of physical state, physical state के बेस पे अपन कैसे कैटलिस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट मतलब अगर सारी की सारी फेजेस सेम, रिएक्टेंट अगर लिक्विड में है तो कैटलिस्ट भी, अगर कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में होगा। अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, कैटलिस्ट भी सॉलिड स्टेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेम फेज एज द रिएक्टेंट, यानी जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट अगर रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी क्या है, अगर लिक्विड है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, SO2 का जब ऑक्सीडेशन होता है SO2 का SO3 में, तब कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, हियर द कैटलिस्ट यूज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि NO यूज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, SO2 भी गैस है, it is also gas, SO3 is gas and nitric oxide is gas। तो तीनों क्या हुई, गैस 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 हुई। सो दैट्स व्हाई रिएक्टेंट भी गैस हुआ, कैटलिस्ट भी गैस हुआ। सो दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। नाउ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, हेटेरो जैसे आपको पता चल रहा है, हेटेरो मींस डिफरेंट, डिफरेंट मतलब रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो कैटलिस्ट लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, यानी कि रिएक्टेंट और लिक्विड, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों की फेज जो होगी, फिजिकल स्टेट वो चेंज होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल रिएक्शंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट आयरन सरफेस, जैसे अभी मैंने ये रिएक्शंस बताई आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, तो उसमें क्या था, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शंस में क्या था, ये हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, बट आयरन जो कैटलिस्ट यूज कर रहा है वो क्या है, सॉलिड है। तो अगर ये सॉलिड है तो क्या हुआ, रिएक्टेंट की फेज अलग हो गई एंड कैटलिस्ट की फेज अलग हो गई। सो दैट्स व्हाई इट इज homogeneous catalyst। Okay, so these are two kinds of catalyst on the basis of physical state।
नाउ थ्योरीज ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट की थ्योरी क्या है, यानी होमोजेनियस कैटलिस्ट की प्रोसेस को समझने के लिए एक थ्योरी है, तो वो थ्योरी क्या है, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, so the catalyst first forms an intermediate compound. Catalyst क्या करता है, सबसे पहले एक intermediate compound बनाता है with one of the reactant. This reactant will which catalyst combine is called substrate. So देखो फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और एक्स रिएक्टेंट है या फिर एक्स कैटलिस्ट है, तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, एक्स ए के साथ एक एडक्ट बना लेगा, राइट। और ए क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट, एक्स क्या कहलाता है, कैटलिस्ट। K1 K2, K1 क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बैकवर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, कैटलिस्ट होगा वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। तो ये AX जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ओके, तो पहले स्टेप में क्या होगा, किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर कैटलिस्ट क्या बनाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। और जिस रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट एसोसिएट होता है, मिलता है, उस रिएक्टेंट को बोलते हैं सबस्ट्रेट। उसके बाद जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है AX, वो क्या करता है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर कैटलिस्ट वापस सेपरेट हो जाता है और फर्स्ट रिएक्टेंट का बी सेकंड रिएक्टेंट के साथ एसोसिएट होकर एक प्रोडक्ट बन जाता है। और K3 क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन इज वेरी स्लो, ये रिएक्शंस क्या होती है, वेरी स्लो होती है। एंड रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, K3 AX B सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि इसमें B भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कैटलिस्ट विच रीजनरेटेड इन द लास्ट स्टेप में अंडरगो स्टेप 1 and 2 to form more product depend upon the concentration of reactant. So overall we can understand that how in homogeneous catalysis process क्या हो रहा है कि A, सपोज ये कोई रिएक्शन है, A प्लस B से बन रहा है C बन रहा है, और इसमें कोई X कैटलिस्ट है। तो X क्या करेगा, सबसे पहले A प्लस एक्स किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर ये क्या बना देगा, एक इंटरमीडिएट स्टेप या इंटरमीडिएट रिएक्टेंट बना देगा, इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है, दैट इज AX। नाउ ये AX क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर AB के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसमें से ए जो रिएक्टेंट है वो बी के साथ एसोसिएट होकर एक ए बी प्रोडक्ट बना देगा, और ये जो कैटलिस्ट होगा वो सेपरेट हो जाएगा। अब ये कैटलिस्ट वापस इसी रिएक्शंस में अगर कुछ कंसंट्रेशन बची है रिएक्टेंट्स की, तो उसके साथ एसोसिएट होकर वापस ए बी प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, सो ये कैटलिस्ट का वापस क्या हो सकता है, रीयूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है। रीयूज मतलब इसी रिएक्शंस में ये वापस बार बार अगर रिएक्टेंट्स बचा हुआ है तो उसके साथ कंबाइन होके अगेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। नाउ व्हाट आर द सक्सेस ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी की क्या सक्सेस, उपलब्धता क्या थी, सक्सेस क्या थी। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। इट एक्सप्लेन द स्पेसिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, की कैटलिस्ट कौन सी स्पेसिफिकेशन का है, वेदर इट इज इन होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। दूसरा, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट the change about in the physical state of the catalyst in the course of reaction। reactions के जो reactions चल रही है उसमें ये आइडिया देता है, ये थ्योरी आइडिया देती है कि क्या फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ कैटलिस्ट की। Now what is the limitation of this theory, limitation क्या, it could not explain the mechanism of heterogeneous catalyst system। अगर कोई heterogeneous catalyst process लिया जाता है तो उसकी mechanism को ये theory explain नहीं कर पाती। as well as the action of catalytic promoter and poisons। अगर कैटालिटिकल प्रोमोटर्स हैं यानी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, या कैटालिटिकल पॉइजन्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उनकी मैकेनिज्म को भी जो होमोजेनियस थ्योरी है दैट कुड नॉट एक्सप्लेन। सो दीज आर टू लिमिटेशन, एंड इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए या फिर दूसरी थ्योरी जो दी गई दैट इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस थ्योरी। सो लेट्स डिस्कस द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस या थ्योरी। ओके, सो theory of heterogeneous catalysis. So since the presence of free valencies on catalyst surface, so it based upon the process of adsorption। जो heterogeneous system है उसमें क्या होता है कि ये बेस्ड होती है adsorption system पे। It involves following step। जो adsorption system है वो कुछ या ये heterogeneous
थ्योरी है, ये स्टेप्स अलाउ करती है। फर्स्ट स्टेप है डिफ्यूजन स्टेप। डिफ्यूजन स्टेप में क्या होता है, व्हेन द रिएक्टेंट्स आर अलाउड टू एंटर अ रिएक्शन वेसल कंटेनिंग ए कैटलिस्ट, द रिएक्टेंट्स फॉर्म गैस और लिक्विड फेज अंडरगोस डिफ्यूजन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। यानी कि कोई रिएक्टेंट है, सपोज N2 एंड H2 मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं, ओके। और इसमें सॉलिड सरफेस क्या है, आयरन। तो आयरन की कोई एक वेसल है जिसके अंदर N2 और H2 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस क्या करेगी, पहले आयरन की सॉलिड सरफेस के ऊपर डिफ्यूज करेगी। जैसे ए और बी है फॉर एग्जांपल, ये मेटल मेटल ये पूरी सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर ए एंड बी क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी, इन सब के साथ डिफ्यूजन में जाएगी। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, इनका एडजॉर्प्शन होगा ऑन द सॉलिड सरफेस। तो द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट प्रोसेस possess some isolated active spots or center having residual affinity or free unsatisfied valency forces. The molecules of reactant gets adsorbed in unimolecular thickness है। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप में एयर भी डिफ्यूज हुई थी सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे, वो अब जाके एडजॉर्ब हो जाती है। एडजॉर्ब मतलब इंटरेक्शन हो जाता है मेटल की सॉलिड सरफेस के साथ, किसका, रिएक्टेंट्स का। so this is the second step, that is adsorption. okay, so थर्ड स्टेप में क्या होता है कि थर्ड स्टेप में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो रिएक्टेंट्स है वो क्या हुआ, सॉलिड सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हुए। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद उनके ऊपर एडजॉर्ब हो गया। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, केमिकली इंटरेक्ट हो गए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो ए और बी रिएक्टेंट थे अब उनके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, और डिफ्यूजन की एडजॉर्प्शन की वजह से जो इंटरेक्शन बॉन्ड था मेटल और रिएक्टेंट के बीच में अलग अलग, वो अब धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट होता है। मतलब एक मेटल और रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड है, प्लस रिएक्टेंट रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड स्टार्ट होता है। सो एक ये स्टेप कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो चीज है पूरी, ये कहलाती है आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है, शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होती है। नाउ फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व्स डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व करेगी कि उनका डीकंपोज हो जाए। डीकंपोज मतलब वो वहां से डिसोसिएट हो जाए, या फिर ये जो बीच में जो वीक बॉन्ड बना हुआ है रिएक्टेंट के बाद में, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। So as the activated complex is associated with large amount of energy, then the reactant and the product come under strain and start to decompose to give product which leave the surface. मतलब क्या हुआ डिकम्पोजिशन का, जब ये रिएक्टेंट्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट क्या करता है कि वहाँ सॉलिड सरफेस से लीव करने की ट्राई करता है, वहां से डिकम्पोज हो जाता है। प्रोडक्ट डिकम्पोज नहीं होता, बट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्लस जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है कैटलिस्ट की, वो क्या करते हैं, उसमें से प्रोडक्ट क्या होता है, सेपरेट होना स्टार्ट होता है, यानी कि डिसोसिएट होना स्टार्ट होता है। दैट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाउ उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बन जाता है वो उसकी सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि नाउ देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन मेटल सरफेस एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अब डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज होने के बाद वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अपन सरफेस अलग हो जाती है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। सरफेस मीन्स कैटलिस्ट अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, और प्रोडक्ट को अपन कलेक्ट कर लेते हैं। सो दीज आर 5 पॉइंट्स considered in heterogeneous theory of catalyst. तो कुछ इम्पोर्टेंस या एडवांटेज है इस थ्योरी के। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन एक्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, यानी कि अगर कोई कैटलिस्ट बिल्कुल फाइन डिवाइड है, उसके भी एक्शन को ये थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है, बिकॉज सॉलिड सरफेस की वजह से। एक्शन ऑफ रफ सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, रफ सरफेस अगर है और उसका एक्शन कैसा हो रहा है रिएक्टेंट के ऊपर, वो भी दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन इट कैन एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। जो प्रोमोटर्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इन पॉइजन्स क्या होते हैं, पॉइजन्स रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, उसके एक्शन को भी इट कैन एक्सप्लेन। इट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, ये क्या कर सकती है, किसी कैटलिस्ट का स्पेसिफिकेशन, यानी कि इट कैन आल्सो एक्सप्लेन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैटलिस्ट। सो ये
ये कैटलिस्ट के बारे में वीडियो था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।